अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नए साल का आगाज होते ही 2 जनवरी को हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर होने जा रहा है, जिसमें तहरीक इंसाफ तहरीरी शक्ल में अपने मुतालबात पेश करेगी और फिर हुकूमत इस पर अपना जवाब तैयार करेगी। मगर अहम बात यह है कि इमरान खान ने आज तस्लीम कर लिया है कि वो अपने 2 मुतालबात से पीछे हट गए हैं, जिसमें मैंडेट की फौरी वापसी और 26वीं आईनी तरमीम की वापसी शामिल है। इमरान खान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम को हम ड्रॉप कर रहे हैं। हुकूमत के सामने सिर्फ 2 मुतालबात रखेंगे। एक मुतालबा जुडिशल कमीशन और दूसरा कैदियों की रिहाई है। कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात नतीजा खेज हों। 31 जनवरी तक देखेंगे कि हुकूमत मुज़ाकरात में कितनी संजीदा है। मैंडेट की वापसी पर पहले ही बता चुके हैं कि इसमें वक्त लग सकता है, जबकि जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ सिर्फ इन 2 मुतालबात को ही तहरीरी शक्ल में हुकूमत के सामने पेश करने जा रही है। अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद आज कहा कि इमरान खान पूछ रहे हैं कि मैंने 1.5 साल जेल काटी है, अब मुझे डील करने की क्या ज़रूरत है। मेरे 2 मुतालबात पूरे कर दें, फिर बात करनी है तो मुझसे बात करें। इमरान खान ये पूछ रहे हैं कि मुझे डील करने की क्या जरूरत है। 2-2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहा हूँ, जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूं। एस्टेब्लिशमेंट से डील करनी है ना, मुझे किसी कोई बाहर के बैरूने मुल्क मुझे रिहा करवा रहे हैं। इस नहज पे आके मैं डील नहीं कोई कर रहा। पीटीआई की टीम कोई हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात करने लगी है। कहते हैं उन्होंने भी तो किसी से अप्रूवल लेकर ही बैठेंगे ना। वो नवाज शरीफ और जरदारी से नहीं अप्रूवल ले ले, जहाँ से उनको अप्रूवल आना है वो बता दें उनको क्या चाहिए। हमारे 2 ये मुतालबात हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं और ये बेगुनाह लोग जो आपने जेलों में भरे हुए इनको रिहा करें। जब इनको रिहा कर देंगे फिर आपने अगर बात करनी होगी मेरे से बात करें। और वो फिर से उन्होंने दोहराया वो बनी गाला हाउस अरेस्ट में नहीं जाएंगे। साथ ही राना सनाउल्लाह ने तजवीज़ पेश की थी कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान मिल बैठेंगे तो मुल्क का 70 साल का बहरान 70 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मगर इस पर आज इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने उनसे मुलाकात के बाद बताया कि इमरान खान ने जवाब दिया है कि नवाज शरीफ तो खुद सियासत के 12वें खिलाड़ी बन चुके हैं, उनके साथ बैठने का क्या फ़ायदा। एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट थी, तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ तो 12वें खिलाड़ी हैं, तो सियासत से आउट हो चुके हैं, तो उनके साथ क्या बैठना है। तो उनकी अपनी रेलेवेंस सियासत में हो तो फिर तो बंदा बैठे भी है, कोई बात भी करे, लेकिन वो इस वक्त सियासत से आउट है। सर, जो 7 नाफरमानी की तहरीक का खान साहब क्या वो जारी है। सिलात ज़र का बाइकआउट जो है बिल्कुल हम जारी रखेंगे। अहम बात यह भी है कि जहां हुकूमत और पीटीआई मस्बत अंदाज में मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने और नतीजा खेज साबित करने के दावे कर रहे हैं, तो वहीं हालात कुछ और नक्शा पेश कर रहे हैं, जिससे मुज़ाकराती अमल के अंजाम पर सवालात खड़े होते जा रहे हैं। नून लीग के अंदर से मुज़ाकरात के मामले पर इख्तलाफी आवाज़ें उठ रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सवाल उठा रहे हैं। 2 दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि पिछले 15-20 दिन में ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई एकदम मुज़ाकरात पर आबादा हो गई। मैं हुकूमत को वार्निंग देता हूँ कि इस्तेमाल ना हो जाए। जरूर सवाल पूछूंगा, बार बार ये सवाल पूछूंगा, 15-20 दिनों में क्या चीज हुई है जो एकदम मुज़ाकरात पे आमादा हो गए। अपने आप कमेटी भी बना दी थी। ये स्पीकर साहब ने वाले कुछ सुने भी नहीं से आया था, मेरे भी लगने शुरू हो गए। बिस्कुट खान थे चाह पीन, क्या कुछ तवीज आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूक मारी है की है, इस्तेमाल ना हो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वार्निंग दे रहे हैं। उन्होंने नेड़े भी नहीं लगन दिता मुज़ाकरात किसने मेरे को पूछा भी नहीं है कि तुम ही यार साडा साथी है, साथ दस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्होंने पूछा किसे, लेकिन उन्होंने माइक दिता तो मैं गल्लां ते कर सकना है। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई ने कहा है कि जिस दिन से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो ख्वाजा आसिफ जैसे कुछ वज़रा नहीं चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। दिन से मुज़ाकरात शुरू है तो कुछ वज़रा जो है वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हो जाए। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब की आपने बात की, उनको यही डर है कि रेहाना डार कहीं असेंबली में ना आ जाए, क्योंकि जाहिर है जब मामला ठीक होंगे तो रेहाना डार असेंबली में आएगी। तो उनको अपनी फिक्र पड़ी है और इस एक हल्के की वजह से वो पूरे पाकिस्तान के लिए जो हमारे मुज़ाकरात है उसको सबूत करने की कोशिश करते हैं। हर जगह कहते हैं, ताने देते हैं, तंज करते हैं। अब जैसे वज़ीर खजाना की आपने बात की ना, उसको सेंसिटिविटी का पता है कि इस मुल्क के क्या हालात है इस वक्त, और ऐसे नहीं चल सकते जब तक हम मुतहद नहीं होंगे, जब तक हम जो माशी मुश्किलात है इससे मुल्क नहीं निकलेगा। और वो कैसे निकलेगा, जब सियासी इस्तेकाम आएगा। तो सियासी इस्तेकाम तो तब आएगा जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के साथ आप मुज़ाकरात करेंगे और सही सीधे दिल से करेंगे।
एक तरफ नून लीग के अंदर से मुज़ाकरात पर सवालात उठाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी पीटीआई से मुतालिक सख्त रवैया सामने आ रहा है। पहले मुज़ाकराती अमल के दौरान ही फौजी अदालतों से 9 मई के मुल्ज़िमान को सख्त सजाएं सुनाई गई और फिर जुमे को DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सिर्फ 9 मई पर ही नहीं बल्कि कई मामलात पर पीटीआई को चार्जशीट कर दिया, जिस पर तहरीक इंसाफ भी रद्द-ए-अमल दे रही है। इस पूरी सूरत हाल पर मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल होगा, बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, आप अपनी पार्टी के आगे सवाल रख रहे थे कि आखिर 15-20 दिन में हुआ क्या है। हम आपके आगे सवाल रख रहे हैं, आप एक इन्फॉर्म्ड वज़ीर हैं, आखिर 15-20 दिन में फिर ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि ये बात तो पार्लियामेंट से शुरू हुई थी जब शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि आपकी ज़बान आग उगलती है। आपने कहा बिल्कुल उगलती है, अगर आप आग उगलेंगे तो आग ही उगली जाएगी, अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो हम भी सुभान अल्लाह कहेंगे। वहाँ से सुभान अल्लाह कह रहे हैं मगर आप खदशात का इज़हार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहजेब, आपने बड़ा लंबी जो है एक इब्तदाइया जो है सुनवाया भी है, दिखाया भी है। देखिए, मैं बारी बारी लेकिन मुझे कोई जहाँ मैं अल्लाह ताला की ज़ात की मेहरबानी है, सियासत में मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ, मुझे 35 साल हो गए हैं पार्लियामेंट में, तो 34 साल तकरीबन जो है हो गए हुए हैं। तो मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं जो है मज़ीद जो है वो जिस उम्र में मैं पहुँचा हूँ तो मेरा ख्याल है इंसान को इस कनात कर लेनी चाहिए और मैं कनात कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हिम्मत ताकत दी तो ज़रूर सियासत को खैराबाद कहूँगा अगर मुझे मेरी लीडरशिप ने इजाज़त दी। ये मैं कमेंट जो मेरे मतलब आपने एक सुनाया है, मेरी जगह कोई आना चाहेगा, सियालकोट वाले जिसको लाना चाहेंगे ले आएंगे। दूसरी बात यह है कि मैं मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं बार बार जो सवाल कर रहा हूँ कि 15 दिनों में क्या ऐसी बात हुई है कि जो शख्स हमारे साथ हाथ मिलाने को इनकारी था, ये असेंबली के दरो दीवार जो हैं हॉल के गवाह हैं कि वो पुश्त करके बैठता था लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ जो है, गवाह हैं ये। उसको क्या क्या हुआ है इन 15 दिनों में कि वो चलें, हमने वो कह रहा है कि जी मान ली बात कि हमें पिंडी से इजाज़त लेके हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, यानी कि हालत ये हो गई है कि उनके एलचियों से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, यानी हम लोगों से, जो लोग हम हैं बकौल उनके, हम उनसे इजाज़त ले रहे हैं ना, तो फिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। यानी कि उनके जो एलची हैं या जो भी हैं, हम उनके प्रॉक्सीज हैं या जो भी हैं, हम जो है उनकी बात मान ली जाए तो औकात इमरान खान की यहाँ पे आ गई है कि अगर हम मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट नहीं बात कर सकती या एस्टेब्लिशमेंट तक मैं नहीं पहुँच सकता, तो चले मैं उनके ये एलचियों से गुजारा कर लेता हूँ, या कोई और नाम देना चाहते हैं हमें तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, हमें दे दें। फिर तो आप फिर शक का इजहार क्यों कर रहे हैं कि धोखा देंगे? क्योंकि वो मुसलसल अपने कदम पीछे कर रहे हैं। वो तो आप इस मुतालबे से भी पीछे हट गए कि मैंडेट वापस करें, यानी कि आपकी हुकूमत को किसी न किसी तरीके से उन्होंने इनडायरेक्टली तस्लीम कर लिया। 26वीं तरमीम से भी पीछे हट गए। लेकिन आई वुड लाइक टू नो कि ये तब्दीली किस तरह आई है। ये एक कंप्लीट यू टर्न है, complete U-turn है दोस्तों। I have every right to suspect कि there is a method in this madness, कि ये इसमें सिंसेरिटी की मुझे जो है कमी नज़र आ रही है या बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही। यानी मैं जो अपने साथियों को परसों कह रहा था कि वो क्या कहते हैं मुश्तरी होशियारबाज जो है वो उनको वो वार्निंग दे रहा था। अब मेरी दुआ है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। अगर आज उन्होंने 2 अपने मुतालबा जो है वो ड्रॉप कर दिए हैं तो साथ उन्होंने और भी बातें की हैं, उनके दूसरे लोग भी बातें की हैं जो ये बातें वही बातें हैं जो पहले वो करते थे। नई बात जो है अगर कर रहे हैं कोई तो उसके साथ कोई ना कोई पख या कोई ना कोई जो है शर्त जो है उसको मशरूत कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा
कि 100% मैं मुज़ाकरात के हक़ में हूँ। आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सियासतदान मिलके बैठे हैं, बल्कि मैं एक कदम और आगे गया था, एक कदम नहीं 10 कदम आगे गया अपनी के उस तकरीर में परसों, कि तमाम पावर सेंटर्स को मिलके इस मुल्क के जो है हालात को बेहतर बनाना चाहिए। आपने कहा कि सियासतदानों का काम नहीं है, सारे पावर सेंटर्स मिले। अब सबसे बड़ा पावर सेंटर इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी आशीर्वाद है इन मुज़ाकरात में या नहीं है? क्योंकि जब आप कहते हैं और आप वज़ीर दिफा हैं तो शक सा पड़ जाता है कि मुज़ाकरात से आपको कोई उम्मीद है नहीं, और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जो बयानिया सामने आया वीकेंड पे, उसके बाद और ज़्यादा शक में इजाफा हो गया। नहीं, आप बिल्कुल मुझ पे शक न करें, मैं मशकूक आदमी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल मैं मुज़ाकरात के कामयाब होने पे शक कर रहा हूँ, आप पे नहीं कर रहा, मुज़ाकरात की कामयाबी में शक कर रहा हूँ। नहीं, मैं मुज़ाकरात की कामयाबी, मैं बिल्कुल दोनों हाथ दुआ कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात जो हैं कामयाब हो जाएं। लेकिन अगर देखें, मुझे आज भी जो है, जो आपने इब्तदाइया में जो बातें बताई हैं, जो बानी पीटीआई कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जी मैं आज भी इनके पल्ले कुछ नहीं है, मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहा हूँ, लेकिन कितनी डेस्परेशन है। आप ज़रा गौर करें कि कितनी डेस्परेशन है कि वो आप एस्टेब्लिशमेंट के से इनडायरेक्ट बात करने को भी तैयार है, हमारे ज़रिए बात करने को तैयार है, जिनकी वो औकात ही नहीं समझते कोई, उनके ज़रिए तैयार हैं। डेस्परेशन तो ये है। अगर 1.5 साल उन्होंने कैद काटी है, मैं किसी की कैद के हक में नहीं हूँ। मैंने कैदें काटी हुई हैं, मुझे पता है जब आज़ादी सल्ब होती है तो बंदे को क्या आप वार्निंग, अगर एक अगली तरफ से एक पार्टी डेस्परेट अगर हो रही है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो ये तो अच्छा मौका है, क्योंकि वो मानते नहीं थे आप लोगों से बात करने को, मगर फिर आप वार्निंग क्यों दे रहे हैं? अगर वो इतने डेस्परेट हो रहे हैं कि अपने बुनियादी मुतालबात से भी पीछे हट गए, सिर्फ 2 मुतालबात सामने रख रहे हैं, 31 जनवरी की डेडलाइन दे रहे हैं, तो आप वार्निंग क्यों दे रहे हैं पार्टी को कि इस्तेमाल मत हो जाना? मैं ये नहीं कह रहा कि मुज़ाकरात ना करो, मैं बिल्कुल कतई तौर पे ये नहीं कह रहा। मैं अपने पार्टी के साथ खड़ा हूं कि मुज़ाकरात करो, लेकिन मुतात रहना, जो कहते हैं ना, वो अब्दुल हमीद अदम का शेर है कि लोग मुनकर नकीर होते हैं। तो ये अगर मुज़ाकरात में हमेशा बंदे को अपने गार्ड जो है 100% लोअर नहीं करने चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, गुफ्तगू करने चाहिए, लेकिन सरेंडर तो नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये इस सारे सिलसिले के अंदर मगर ख्वाजा साहब, ये अभी तो जो इमरान खान साहब अपनी पोजीशन से पीछे हटे हैं, तो सरेंडर आपकी तरफ से तो नहीं हो रहा। अब तो आपको भी 2 कदम नहीं आगे बढ़ना चाहिए, हुकूमत को भी, कि अगर जो उनके मुतालबात हैं उस पर हुकूमत फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि वो अभी पीछे हटे। अगर वो खुलूस के साथ जो है, ये जो साथ उन्होंने, मसलन अभी जो आपने किसी का आवाज मुझे सुनाई थी, मैं नाम नहीं शौकत चौधरी साहब की, और जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट फैसल चौधरी साहब की तरफ से था, आज उनसे मिले थे। फैसल चौधरी साहब ने वो अफरात ज़र कह दिए, तफसीलात ज़र कहना था, वो अफरात ज़र उन्होंने कह दिया। मैं थोड़ी सी तस्सीह कर दूं उनकी कि तफसील, आज भी वो उसके ऊपर लगे हुए लोग बाहर से पैसे ना भेजें, वो बिल्कुल ये डिमांड करें इंशाअल्लाह ताला 31 दिसंबर को, कल 31 दिसंबर है, जो फिगर आएगी वो पिछले महीने से बेहतर होगी। तफसीलात ज़र जो हैं, ये पाकिस्तानी जो है, मेरे लिए या आपके लिए या इमरान खान के लिए या किसी और के लिए नहीं पैसे भेजते, वो तो अपने वतन पैसे भेज रहे हैं, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को पैसे भेज रहे हैं, ये ऐसे ही हवाई फायर कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि वो हटे हैं, ठीक है, वो 2 कदम हटे हैं, परहैप्स वो हमारे ज़रिए जो है पैगाम रसानी कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि मैं भाई कोई अपनी पोजीशन सरेंडर कर रहा हूँ, मेरे साथ को जो है कोई नरमी करें, या मेरे को मुतालबात, मुझे को फेस सेविंग दें। उन्होंने ये भी कहा है, जैसे मुझे आपने अभी बताया है, कि वो जो मैंडेट की वाली बात जो है उससे भी पीछे हटे हैं। अब 2 ही उनके जो मुतालबात आपने कहे हैं वो रह गए हैं। तो अगर लिख के वो 2 तारीख को दे रहे हैं, तो लेट्स सी के उसके ऊपर हमारा क्या जवाब दिया जाता है, और उसका किस तरह। मैं आई विश देम लक, बोथ द पार्टीज, यू नो, आई विश देम लक। और मुझे ये भी बताइएगा कि ख्वाजा साहब, क्योंकि 20 जनवरी को ट्रंप ने आ जाना है, क्या आप लोग भी चाहते हैं कि मामलात उससे पहले तय हो जाए? अगर इमरान खान साहब पीछे हट रहे हैं तो उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा हो कि जो ब्रेक थ्रू की सूरत में हो, क्योंकि वहाँ की जो मुमकिन इंतजामिया है, वहाँ से बहुत ज़्यादा बयानात सामने आ रहे हैं। आपकी तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आया, उसका भी जवाब सामने आया।
मैं देखें, वो तो एक हुकूमत का बयान तो नहीं था। वो बयानात जो हैं, इंडिविजुअल्स के बयानात जो होते हैं, उनकी वो वैल्यू नहीं होती। पाकिस्तान के अगर आप 76 साल 77 साल की हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान के तनाजुर में जो बयानात होते हैं, या पाकिस्तान के साथ जो रेलेवेंट जो वहाँ पे अदारे हैं, वो तो एक प्रेसिडेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स की और दूसरा पेंटागन है। नहीं, मगर मुल्क साहब, आज से पहले ऐसा भी नहीं हुआ ना कि कोई जो नौ मुंतखब हुकूमत है उसके जो नामजद काबीना होगी उसमें से रिचर्ड ग्रेनेल हैं, वो बयान दे रहे हैं। आज से पहले ऐसा भी नहीं हुआ कि अभी हुकूमत नहीं आई है मगर वो बार बार बयान दे रहे हैं, बार बार उलझ रहे हैं। आपके बयान के ऊपर भी बयान दिया उन्होंने। नहीं, देखें, मेरे बयान पे अगर उनका बयान आया तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा बयान जो है, मैंने अपने मुल्क की तर्जमानी की है, अपने जज्बात की तर्जमानी की है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा कि मैं थोड़ा 1-1.5 मिनट का आर्गूमेंट दूंगा। जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने जो बयानात अब दिए हैं, वो वीज़े भी खोल रहे हैं कि हमें जो है ट्रेंड लेबर की या ट्रेंड जो है मैन पावर की ज़रूरत है, और हम उनको वेलकम करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छी बात है कि वो दरवाजे अपने खोलेंगे, लोग वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे जाएंगे। दूसरी बात ये है कि वो, मेरी दानिश में, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं गलत रीड कर रहा हूँ, कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन पे के ऊपर जो जंग जारी है पिछले कई साल से वो बंद हो। वो ये भी चाहते हैं कि मिडल ईस्ट में भी जो है वो को अमन हो। ये तो जंग दोनों जंगों के खिलाफ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनका पिछली हुकूमत से जो है ना मुख्तलिफ राय रखते हैं। हो सकता है कि किसी तरफ ये जंगें दोनों जो है बंद हों और दुनिया में अमन हो। मेरा अपना ख्याल है कि ज़ायनिस्ट अगर लॉबी देखी जाए तो वो जो पिछली इंतज़ामिया थी वो ज़्यादा यरगमाल थी ज़ायनिस्ट के निस्बतन। ये ट्रंप की जो हुकूमत जो नहीं आएगी, ये ज़्यादा आज़ादी के साथ, ज़्यादा इंडिपेंडेंटली जो है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो है परसू कर सकेंगे। वो पिछली हुकूमत तो इनका भी डेफिनेटली, पिछली मौजूदा इंतज़ामिया के ज़ाहिर इसराइल के साथ ही खड़ी हुई है, मगर फिर भी कुछ कार्रवाइयों पर स्टेटमेंट्स आ जाते थे। ट्रंप तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो तो बाकायदा तौर पर हमास को थ्रेटन कर रहे हैं। और जितना आगे ट्रंप बढ़े रिकॉग्नाइज करने में, आगे बढ़ने, इतना तो पिछली कोई इंतजामिया नहीं बढ़ी थी। मेरा ख्याल है कि ये सारी बुनियाद जो है पिछली इंतज़ामिया ने रखी हुई है। देखें, जितनी इमदाद उन्होंने दे दी है इस वक्त, इनको माली इमदाद और हर किस्म की डिप्लोमेटिक फाइनेंशियल इमदाद दे दी हुई है, लेकिन ये इनके मेरी, हो सकता है मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये उस इंतज़ामिया से हो सकता है डिफरेंट तरीके से जो है इस हमारे खिते की प्रॉब्लम्स को जो है डील करें। हमें कोई इस वक्त प्रीमेच्योर पोजीशन नहीं लेनी चाहिए उसके ऊपर, हमें तो वेट करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि इमरान खान बहाना है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम निशाना है। क्या हुकूमत भी, नून लीग भी इसको इसी तरीके से देख रही है? देखें, ये आज का निशाना तो नहीं है। आपको पता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर 5 अरब रुपए, जब 5 अरब डॉलर हमें ऑफर हुए, तो निशाना तो उस वक्त भी, जो 99 में जब मियां नवाज शरीफ के साथ क्लिंटन की बातचीत हुई थी, तो उस वक्त भी निशाना था। इस बात को 25 साल हो गए हैं। उससे पहले भी बार बार हमें कहा जाता था, जब अभी तक हमने एक्सप्लोजन्स नहीं किए हुए थे। तो न्यूक्लियर पावर और हमारा मिसाइल प्रोग्राम जो है वो डेफिनेटली जो है अमेरिका को उस पर रिजर्वेशन है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस। लेकिन हमने अपनी दिफाई पॉलिसी जो है, अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है, अपनी सरजमीन जो है, अपने मुल्क के हिसाब से, अपनी आवाम के हिसाब से, अपने मफादात के हिसाब से परसू करनी है। हम ज़रूर चाहेंगे कि हम कोई थ्रेट नहीं किसी को कर रहे, हमसे किसी को ख़तरा नहीं है, लेकिन हमें दिफा का हक़ है। हमारे यहाँ पे हॉस्टिलिटी जो है अफ़गानिस्तान से भी हो रही है। हिंदुस्तान के साथ हमारी जो है पिछले 75 साल से एक कशीदा ताल्लुकात हैं। हम एक ऐसे खिते में रह रहे हैं जिसमें तवातर के साथ जो है डिस्टर्बेंस, लड़ाई और दूसरी जंगें जो है पिछले 60-70 साल से जारी हैं। तो वी हैव एवरी राइट टू इक्विप आवरसेल्व्स। और हम, अगर हमने एटम बम बनाया हुआ है या हमारे पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, वो हमारा राइट है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा।
कतई तौर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई समझता है, कोई भी समझता है, मैं अमेरिका की सिर्फ बात नहीं कर रहा, कोई भी समझता है कि पाकिस्तान जो है इस राइट को टू डिफेंड आवरसेल्व्स हम सरेंडर करेंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है। चाहे वो एक और इशू है जिसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि पहले इमरान खान साहब मुकम्मल ओनरशिप लेते थे, आप लोगों को ब्लेम करते थे कि मैं लेके आया, तालिबान को रीसेटल करने की पॉलिसी थी, अच्छी पॉलिसी थी, खर्चा करना था, ये सेटल हो जाते, घुल मिल जाते, सब चीज़ें ठीक हो जाती। बट नाउ इस्टेब्लिशमेंट डाल रही है इमरान खान साहब पे कि उनकी जिद थी, इमरान खान साहब डाल रहे हैं जनरल बाजवा पे कि तो उनकी पॉलिसी थी। आप लोगों को बाकायदा ब्रीफिंग्स दी गई थी, ये थी तो मुश्तरका पॉलिसी ना, सिर्फ इमरान खान साहब को ब्लेम नहीं किया जा सकता, जनरल बाजवा बरी जिम्मा नहीं हो सकते, जनरल फैज़ हमीद बरी जिम्मा नहीं हो सकते, और उसके बाद भी इस पॉलिसी को कंटिन्यू किया गया जो कि तहरीक इंसाफ कह रही। देखें, उसके बाद तो कोई नहीं आया, वो खेप जो यही लेके आए हुए थे। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे उस वक्त मुल्क के, बाजवा साहब उस वक्त चीफ ऑफ स्टाफ थे, जनरल फैज़ जो थे DGISI थे, ठीक है, इन तीनों ने जो मिलकर, और हमें ब्रीफिंग दी, असेंबली के अंदर ब्रीफिंग दी गई कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये वापस आ जाएंगे, और वो जो फेमस कोट है उनकी कि सब ठीक हो जाएगा, फैज़ साहब ने जो उधर काबुल में जो दी थी। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ओनरशिप लेनी चाहिए। उनकी हुक्मरानी में, उनकी वजारत उज़्मा में सिर्फ ये घड़ियां बेचना या और माल जो है इकट्ठा करना तो सिर्फ काम नहीं था उनका ये भी, तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि ये उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे या उनके DGISI थे। ये नहीं, हमें जो कह रहे हैं कि हम पिंडी से इजाजत लेके उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और खुद अपनी भी औकात जो है हमें बता रहे हैं कि अब मेरी क्या औकात थी, जिम्मेदारी लें। खुद कहते थे कि बाप होता है जो है आर्मी चीफ जो है वो तो मानते हैं कि एजेंसियों के जरिए हुकूमत चलाते थे, और अब गलती भी तस्लीम करती है PTI कि गलत किया। अब आप लोग क्या जब हुकूमत में नहीं रहेंगे फिर गलती तस्लीम करेंगे कि जो किया फिर गलती हो गया कुछ? देखें, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम तालिबान का जो है भ्रंट जो है, जो उन्होंने वबाल जो है पाकिस्तान पे नाजल किया है इमरान खान ने, उसका पूरी कौम उसकी कीमत अदा कर रही है। उसके बच्चे के ख्वातीन, छोटे बड़े, फौजी जो है, जो हमारे ऑफिसर जवान, हमारे पुलिस वाले, हमारे FC वाले, ये सारे लोग उसकी कीमत अदा कर रहे हैं एक इमरान खान के फैसले की। अब वो इमरान खान के कि जनरल फैज़ का फैसला है और बाजवा का फैसला है, ठीक है, उनसे भी पूछे, इमरान खान से पूछे कि भाई तीनों ने तुमने मिलके ये क्या जहन्नम में झोंक दिया है पाकिस्तान को, ये तालिबान को यहाँ पे लाके। और हम इस वक्त जो है बाकायदा VR एक लो ग्रेड या एक जो है वॉर की सिचुएशन में इस वक्त हमारा मुल्क जो है, एक जिसको आप कह सकते हैं कि आउटराइट वॉर तो नहीं आप कह सकते, लेकिन इस वक्त जो हम मुकाबला कर रहे हैं, शहादतें रोजाना शहादतें हो रही हैं, हम रिटेलिएट कर रहे हैं, हम उनकी टेरिटरी के अंदर जाके निशाने बना रहे हैं जहां भी वो अड्डे बैठे हुए हैं। ये लोग जो हैं, ये किसने ये लाइबिलिटी हमें हैंड ओवर की हुई है? बहुत शुक्रिया वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी प्रोग्राम में आने की दावत दी, वो नहीं आए, मगर हैदर शराजी ने तहरीक इंसाफ के हवाले से खबर दी है, वो हमारे साथ मौजूद है। शराजी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने कहा कि जो मुज़ाकरात होंगे तहरीक इंसाफ 2 जनवरी को यही 2 मुतालबात रखने जा रही है। फिर अलीमा खान साहिबा ने भी इस हवाले से कंफर्मेशन दे दी। खुद हुकूमत के वज़रा सवाल उठा रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया है, क्या वजह है, क्या आपके ज़राए बता रहे हैं, क्यों इतना बैकफुट पर है या इतना पीछे हट रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, 2024 में जिस तरह एहतजाजी सियासत उन्होंने की, उसमें कुछ मुस्बत नताइज उन्हें नज़र नहीं आए, जिसके बाद पार्टी में वो ग्रुप जो चाहता था कि मुज़ाकरात हो और बातचीत के ज़रिए ही मामलात को हल किया जाए, वो हावी रहा। और उसके बाद पार्टी इस नतीजे पर पहुंची कि मुज़ाकराती अमल शुरू किया जाए। और इस मरतबा मुज़ाकराती अमल के बारे में PTI की मरकज़ी क़यादत इसलिए भी संजीदा है कि वो चाहती है कि उनके पास बानी PTI को बाहर निकालने के लिए मुज़ाकरात के अलावा दीगर कोई ऑप्शन अभी वक्ती तौर पर नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम समेत मुतअद्दिद जो मुज़ाकरात के लिए मुतालबात सामने रखे थे, उनसे एक कदम पीछे हटने का फ़ैसला किया है, ताकि पार्टी मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज और संजीदगी के लिए ये 2 मुज़ाकरात नुकात को हुकूमत के सामने रखे, जिसमें 26 नवंबर का एहतजाज और 9 मई से मुतल्लिक
जुडिशल कमीशन का क़याम, पहला ये मुतालबा है। दूसरा बानी पीटीआई की रहाई का ये जो और वर्कर्स की रहाई का जो मुतालबा है इसको हुकूमत के सामने रखा जाए। और इसका मकसद ही यही है कि पार्टी के मरकज़ी क़यादत ये समझती है कि बानी पीटीआई अगर रहा हो जाते हैं उसके बाद पार्टी के बारे में वो जो मर्ज़ी फ़ैसला करें उनका इख्तियार होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मरकज़ी क़यादत बानी की रहाई सबसे अहम है, तो लिहाजा वो मुज़ाकरात को इस मरतबा संजीदगी से ले रही है। और आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब से हमारी गुफ्तगू हुई, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से और असद कैसर से गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि वो 2 जनवरी को जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें शिरकत करेंगे। और अली अमीन गंडापुर के सामने हमने 3 सवाल रखे। पहला ये कि क्या आप शिरकत करेंगे? उन्होंने कहा हाँ, मैं बतौर वज़ीर आला शिरकत करूँगा। दूसरा उनके सामने एक मामला रखा कि आप इस मुज़ाकरात को कितना संजीदा समझते हैं, क्या इससे कुछ मुस्बत नताइज निकलेंगे? उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखते हुए कमेटी बनाई है और हम पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुज़ाकराती अमल में शरीक हो रहे हैं। तीसरा हमने उनसे सवाल किया, अली अमीन गंडापुर के सामने ये रखा कि क्या यहाँ जो पाकिस्तान में बानी पीटीआई की रहाई के लिए जो बैरूनी दबाव है हमें नज़र आ रहा, जिस तरह अमेरिका से ट्वीट्स आ रहे हैं, तो इसको क्या पार्टी ऑन करेगी या इस बैरूनी मुदाखलत के बारे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई फ़िक्र नहीं और बैरूनी मुदाखलत पर हम यकीन नहीं रखते, हम अवामी ताकत के ज़रिए ही बानी पीटीआई को रहा करवाएंगे और हम अवामी ताकत पर और अपने पाकिस्तान के अंदर जो हमारा अपना बयानिया है उस पर यकीन रखते हैं, किसी बैरूनी दबाव पर ये भी बताएगा कि ये जो तरसीलात रोकने का मामला है उसमें पार्टी के रहनुमा नहीं ऑन कर रहे हैं, मगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी रेमिटेंसेज रोक दी जाएं और जो इस वक्त सिविल नाफरमानी है वो शुरू हो चुकी है, रेमिटेंसेज ना भेजें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी। उनके जो मुख्तलिफ अकाउंट्स है सोशल मीडिया उनसे भी कहा जा रहा है, उनकी बहन अलीमा खान भी बाहर आके कह रही हैं। पार्टी रहनुमा क्या अभी तक फासला इख्तियार कर रहे हैं इस बात से? बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो तहरीक थी बानी पीटीआई ने शुरू की, इससे इसलिए ये फासला रखा जा रहा है क्योंकि ये समझते हैं कि मुज़ाकराती अमल अगर नाकाम होता है तो उसके बाद इसमें शिद्दत आएगी। उस वक़्त तक खामोशी इख्तियार की गई है और पार्टी इसीलिए मुज़ाकराती अमल पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और उस पर ज़्यादा कोशिश कर रही है, बजाय कि ये तहरीक जो काल दी गई है उसके लिए इकट्ठे होकर कोई हिकमत अमली तय करें या कोई फैसला करें। इसीलिए कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या पार्टी के सीनियर क़यादत की जानिब से कोई वाज़े हिकमत अमली सामने नहीं आई और बानी पीटीआई ने अलीमा खान के ज़रिए भी ये स्टेटमेंट जारी करवाई थी कि अगर मुज़ाकरात में कोई मुस्बत पेशरफ्त होती है तो मैं इस तहरीक की काल को वापस ले लूँगा। तो लिहाजा ये समझा ये जा रहा है पार्टी की मरकज़ी क़यादत की जानिब से, जो हुकूमती इत्तेहाद और ख़ासकर स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से जो क़यादत मिली है, जो लोग राब्ते में हैं, वो ये समझते हैं कि हुकूमत इस मरतबा संजीदा रवैया इख्तियार किए हुए है। तो लिहाजा अभी इस तहरीक की काल के बजाय मुज़ाकरात की तरफ देखा जाए जिससे मुस्बत नताइज की उम्मीद नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया शराजी, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तकरीबन 3 माह से टल पाड़ा चनार शाहराह बंद होने की वजह से पाड़ा चनार में ग़िज़ा और अद्वियात की कमी के बाइस हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। पाड़ा चनार में सरकारी हुक्काम के मुताबिक दवाएं ना मिलने से अब तक 29 बच्चे जाबाक हुए हैं, जबकि मकामी अफराद का दावा है कि दवाएं और इलाज ना मिलने की वजह से 100 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। जबकि ज़िला कुर्रम में क़याम अमन के लिए कल फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहिदा तय पाने का कभी इम्कान है। कमिश्नर हाउस कोहाट में ग्रैंड जिरगा कल होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि फ़रीक़ैन में अमूमी इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। ज़राए के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले एक फ़रीक़ के मशरान कई दिन से कोहाट में मौजूद हैं, जबकि मज़ीद 2 दिन की मोहलत मांगने वाले फ़रीक़ के मशरान भी कल कोहाट पहुँच जाएंगे। मुआहिदे में बंकर्स का खात्मा और फ़रीक़ैन की भारी असलहे से दस्तबरदारी शामिल है, जबकि टल पाड़ा चनार रोड पर नकलो हरकत काफ़िले की सूरत में ही होगी। दहशतगर्दी का वाक़या होने की सूरत में सिर्फ हुकूमत ही कार्रवाई करेगी। 2 दिन पहले यह खबर सामने आई थी कि कोहाट फोर्ट में मुनक़िद होने वाले ग्रैंड अमन जिरगे में फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहिदे को तकरीबन हतमी शक्ल दे दी गई है। मुजव्वज़ा मुआहिदे के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन भारी हथियार हुकूमत को देने पर आमादा हो गए हैं। ज़राए ने मज़ीद दावा किया है कि कोहाट ग्रैंड जिरगे में मशरान ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। एक फ़रीक़ के चंद अफराद के दस्तखत बाकी हैं, जिसके बाद जिरगा हतमी फैसले का ऐलान करेगा। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पाड़ा चनार में प्रेस क्लब पर 2 माह से ज़ायद अरसे से धरना भी जारी है, जबकि शहर के दीगर इलाकों में भी 5 मकामात पर धरने दिए जा रहे हैं। पिशावर पाड़ा चनार मरकज़
मरकजी शाहराह और अपर कुर्रम के रास्ते 2.5 माह से बंद होने से अपर कुर्रम को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल है। तहसील चेयरमैन आगा मुजम्मिल का कहना है कि अद्वियात की किल्लत के बाइस इलाज न मिलने से 123 बच्चों का इंतकाल हो चुका है, जबकि इलाके में अशिया ज़रूरिया का फुकदान है। होटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारोबारी मराकज़ 3 हफ्तों से बंद पड़े हैं। कुर्रम के मुजाहिरीन से यकजहती के लिए पेशावर, लाहौर, कराची, झंग, मुल्तान, मुजफ्फराबाद और गिलगित समेत मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी हैं। कराची में 12 मकामात पर धरने दिए गए, जिसकी वजह से शहर भर में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है। अवाम बुरी तरह परेशान है। तकरीब से खिताब करते हुए कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने कहा था कि धरने वालों से बात हो गई है, कोशिश है कि आज रात तक उन्हें हटा दिया जाए। कराची के शहरियों को रिलीफ देंगे। 3 दिन में उन्होंने बहुत भुगता है, जो नहीं हटेगा उसको कानून के मुताबिक हटाएंगे। ताहम बाद में कराची पुलिस के तर्जुमान ने एक बयान में वजाहत की कि पुलिस चीफ के कहने का मकसद धरनों का खात्मा करना नहीं था। धरने इस तरह दिए जाएं कि ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल पैदा ना हो। इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है, बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से, जो नुमाइश चुरंगी में जारी मरकजी धरने में मौजूद है। राहिल, बहुत शुक्रिया। राहिल, इस वक्त क्या सूरत हाल है शहर की भी, और इस वक्त आप नुमाइश पर मौजूद है, वहाँ क्या सूरत हाल? जी देखिए, शहर भर में अभी भी 12 मकामात पर धरनों का सिलसिला जारी है और ये धरने सबसे मेन जो है एम ए जनरल रोड नुमाइश चौरंगी पर दिया गया है, जबकि इसके अलावा गुलिस्तान जौहर के 3 एरियाज़ में कामरान चौरंगी, जौहर चौरंगी और जौहर मोड़ के करीब, जबकि उसके अलावा शहर पाकिस्तान पर 2 मकामात पर धरना इस वक्त भी जारी है, जिसमें अंचोली और आयशा मंजिल शामिल है। दूसरी तरफ गोलीमार का एरिया है जो कि नाजमा नंबर 1 कहलाता है, वहाँ पर भी धरना जारी है। सुरजाई टाउन में केडी फ्लैट्स के करीब धरना है, जबकि इसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड पर मेट्रो शॉपिंग सेंटर के करीब भी इस वक्त मुजाहिरीन बैठे हुए हैं। नॉर्थ नाजबाद में 5 स्टार चौरंगी और अबुल हसन अस्फानी रोड पर अब्बास टाउन में, जबकि सफूरा चौरंगी पर भी इस वक्त धरनों का सिलसिला जारी है। आज शाम को कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने ये स्टेटमेंट दिया था कि आज जो है वो धरने खत्म करा दिए जाएंगे और उसके बाद फिर उनकी दफ्तर से एक वजाहती बयान, एक क्लैरिफिकेशन जारी की गई कि सिर्फ ट्रैफिक के रवानी से मुतालिक बयान था और ट्रैफिक की रवानी को जो है वो बेहतर बनाया जाएगा जहाँ जहाँ पर भी धरने। हमने देखा कि उसके बाद फिर कुछ ज़रूर बेहतरी आई, एक ट्रैक खोला गया। इस वक्त भी जो है नुमाइश चौरंगी पर एक ट्रैक खोला गया है और वहाँ से ट्रैफिक रवा दवा है, लेकिन इस वक्त दूसरा ट्रैक जो कि एम ए जनरल रोड से गुरुमंदिर की तरफ जाता है वो अभी भी बंद है। इसी तरह दीगर शाहराह है, शाहरा फैसल पर भी धरना जारी था, वो सिलसिला खत्म हुआ और शाहरा फैसल के इस वक्त दोनों ट्रैक जो है आज सारा दिन ट्रैफिक के लिए मामूल के मुताबिक खुले रहे। लेकिन जिन मकामात पर धरना अभी भी जारी है तो वहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल में जो है वो रवानी शदीद मुतासिर है और ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया। राहिल सलमान इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद खबरें आपके सामने रखेंगे। आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई और मार्केट 3,907 पॉइंट्स या 3.5% इजाफे के साथ एक बार फिर अपने ऑल टाइम हाई के पास आकर 1,15,258 पॉइंट्स पर बंद हुई। 87 शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 12 शेयर्स की कीमतों में कमी देखी गई, यानी मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखी गई। मुसलसल महंगाई की शरह में कमी के बाद अब दिसंबर में महंगाई की शरह मजीद कम यानी 4.1% पर रहने की तवक्को है और जाहिर है कि हाई बेस इफेक्ट का इसमें अहम किरदार है। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ने इस माली साल की पहली तिमाही के जीडीपी ग्रोथ के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक पहली तिमाही में जीडीपी तरक्की 0.92% रही, जबकि गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में 2.5% की तरक्की देखी गई थी। सर्विसेज सेक्टर में 1.43% की तरक्की, जबकि एग्रीकल्चर में 1.15% की तरक्की देखी गई, जबकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ मनफी 1.03% रही, जो कि एक तशवीश की बात है कि इंडस्ट्री ने अभी तक उस तरीके से बेहतर परफॉर्म नहीं किया पहली तिमाही में और मुसलसल मनफी तरक्की नजर आ रही है। और इस पूरे माली साल के लिए हुकूमत का जीडीपी तरक्की का टारगेट 2.5 से 3% है। मार्केट में मुसलसल तेजी की क्या वजह है? आज एक क्या ऐसी खबर थी जिसने मार्केट को ड्राइव किया? सीईओ आरिफ हबीब लिमिटेड शाहिद अली हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद अली हबीब साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। हफ्ते का पहला दिन, क्या ऐसी खबर थी मार्केट में कि इतनी जबरदस्त तेजी देखी गई? शाहजेब भाई, एक तो ये है कि लिक्विडिटी मार्केट में आ रही है मुसलसल म्यूचुअल फंड की तरफ से और अक्रॉस द बोर्ड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी कर रहे हैं। डेफिनेटली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। आपने जो बात करी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, वो डेफिनेटली वो मनफी है, लेकिन इसका लैग इफेक्ट होता है। अगर हमारी जो फिक्स इनकम, जो इंटरेस्ट रेट जो नीचे आया है, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली फर्स्ट हाफ सी कर रहे हैं कि 2.5% की हो सकती है, 2.5 से 3% हो सकती है। और इसके अलावा जो है ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ भी, जो आपने पहली क्वार्टर में 0.9% कहा, ये 2.75% तक पूरे साल का हो सकता है। तो एक पॉजिटिविटी है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर। रिजर्व्स की पोजीशन बहुत बेहतर है। करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो पिछले 5 महीने का $950 मिलियन का आया है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि $950 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस होगा।
पूरे साल का हम लोग $1 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि साल के शुरू में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई $2.5 बिलियन का होगा। तो ये सारे इकोनॉमिक नंबर्स के ऊपर जो कॉन्फिडेंस आ गया है जो सारे एसेट मैनेजर्स का, उसकी वजह से सारी लिक्विडिटी जो है वो फिक्स इनकम से ड्राइव होके जो है वो कन्वर्ट होके इक्विटीज की तरफ आ रही हैं। और अभी तो मैं आपको शाहजेब भाई बताऊं कि सिर्फ सितंबर से लेके अगर आज तक का अगर मैं एक कंपैरिजन करूं तो 56 बिलियन की लिक्विडिटी जो है वो म्यूचुअल फंड की तरफ से आई है, जिसने 34,000 इंडेक्स को बढ़ाने में एक रोल प्ले किया है। और ये 56 बिलियन की लिक्विडिटी जो है वो सिर्फ 1.7% है उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो ये मतलब एक लोगों को सोचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जो है वो अभी भी कन्वर्ट हो सकती है, और ये जाहिर है एसेट प्राइसेस में ये इसको बढ़ाने में एक रोल प्ले करेगा। हमारा एवरेज प्राइस अर्निंग मल्टीपल 8.25 का रहा है पिछले 10 साल का, अभी भी हम 6.25 का मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। वैसे मगर जो ज़ाहिर मार्केट बढ़ी बहुत तेज़ी से है और जब इन्वेस्टर्स आए तो क्या उन्हें कॉशियस होना चाहिए अब इतनी ज़्यादा बढ़ने के बाद, या आपको अभी भी एक तेज़ी ही नज़र आ रही है मार्केट में? देखिए, इन्वेस्टर्स को कॉशियस उस वक्त होना चाहिए अगर उनको ज़रा भी लगे कि इकोनॉमिक नंबर्स में अगर उनको कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा हो। अब जैसे ही आपने कहा कि 4.9% का पिछले महीने का इन्फ्लेशन का नंबर है, अभी 4.1% का आ रहा है इस महीने का, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1% और नीचे जा सकता है इंटरेस्ट रेट, और फिक्स इनकम यील्ड्स जो हैं वो 11.5 से 12% हो गई हैं, और ये इंशाल्लाह जो है जनवरी ऑनवर्ड्स जो हमें लगता है कि ये इवन सिंगल डिजिट भी जा सकती हैं फिक्स इनकम यील्ड्स। तो ये सारी चीज़ें जो पॉजिटिविटी हो रही हैं, और जो यूटिलाइजेशन लेवल है जो इंडस्ट्रीज का वो इंशाल्लाह बढ़ेगा। अभी हम सीमेंट, स्टील और ऑटो सब में अगर हम देखें तो 50% से नीचे यूटिलाइजेशन लेवल है। टेक्सटाइल में 60 से 65% का यूटिलाइजेशन लेवल है, लेकिन जैसे ही ये इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से इनका यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ना शुरू जब होगा तो ऑटोमेटिकली अर्निंग ग्रोथ होना शुरू होगी, थोड़ी सी और री रेटिंग हो सकती है। लेकिन जहां अगर आपको लगे कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में इश्यूज आ रहे हैं, हमारे रिजर्व की पोजीशन थोड़ी सी वीक हो रही है, हमारी डेट रीपेमेंट की पोजीशन वीक हो रही है, वो डेफिनेटली एक नेगेटिव सिग्नल देगा। लेकिन अभी लगता नहीं है कि ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, अभी हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है इन सब एरियाज में। आपने कहा कि 1% की कमी की तवक्को की जा रही है, हालांकि इस मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में जो गुज़िश्ता है स्टेट बैंक ने शरह सूद कम तो की, मगर ज़रा कॉशियस स्टांस भी बताया कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो ज़रा कंसिस्टेंट हाई आ रही है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि स्टेट बैंक कॉशियस ही रहेगा और शायद ना कम करे, और क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में तो हाई बेस इफेक्ट भी नहीं मिल रहा होगा, या आप अभी भी तवक्को कर रहे हैं कि मज़ीद शरह सूद में कमी होगी? राजेश भाई, अभी 1% की मेरे ख्याल से जगह है। मुझे लगता है कि अभी हो सकता है नेक्स्ट में हो सकता है इसके बाद हो, क्योंकि आपके बात बिल्कुल सही है कि हम एवरेज जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो 7% देख रहे हैं, लेकिन कोर इन्फ्लेशन जो है हम जो एवरेज जो है वो 10.5% के करीब 10.2% के करीब देख रहे हैं पूरे साल की। तो हमें लगता है कि 12% तक जो है अल्टीमेटली जो है इंटरेस्ट रेट जो है हो सकता है नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में हो सकता है उसके बाद हो, और ये सही कर रहे हैं कि कॉशियसली कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल जो है मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। तो आई थिंक इवन देखिए ना, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है काइबोर होती है, और काइबोर नीचे ट्रेड कर रहा है, और जो फंडिंग होती है वो काइबोर के बेसिस पे होती है। काइबोर 13% नहीं है बल्कि वो 12 से नीचे। तो मेरे ख्याल से हर किसी को वो देखना चाहिए, वो ज़्यादा बेंचमार्क होता है। मतलब और ज़रा रेवेन्यू टारगेट ना पूरा होना दिसंबर के हवाले से भी नहीं खदशात का इजहार किया जा रहा है, फिर हम IMF के प्रोग्राम में है, IMF के रिव्यूज़ होने हैं, इसको लेके कोई कंसर्न नहीं है मार्केट में? जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। देखिए, रेवेन्यूज़ में आप ये देखें कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारा जो डेट सर्विसिंग है वो 9.8 ट्रिलियन की पूरे साल की है। अभी हमें लगता है कि हमें 1.6-1.7 ट्रिलियन का इसमें हमें क्वेश्चन मिल जाएगा, बिकॉज हमारी फंडिंग कॉस्ट कम हो गई है, हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया है। ऑल्दो डेफिनेटली वो प्राइमरी सरप्लस का एक वो होता है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फिर भी अगर आप डेट सर्विसिंग की बात करें तो उसमें हमें थोड़ा बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ द लो इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा अगर हम थोड़ा PSDP को थोड़ा कर्टेल कर लें और थोड़े अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लें तो थोड़ा मैनेज हो सकता है थोड़े रेवेन्यू मेजर्स किए जाएं। अभी आपने देखा कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो है वो 5% जो है वो बढ़ा दिया गया है,
और इसकी वजह से एक और क्लैरिटी भी आ गई है मेरे हिसाब से। तो जो है वो ज़्यादा बेहतर है इनकी वैल्यूएशन के लिए, बिकॉज ये और क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है कि अब कोई ADR रिलेटेड कोई इशू नहीं है। एक टैक्सेशन लगा दिया गया है कि CY24 के लिए 5% बढ़ाया है और CY25 के लिए 4% है, और इस तरीके से करके इन्होंने एक और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर थोड़ा टैक्स मेजर लगा के अपने रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़े थोड़े और एलिमेंट किए जाएंगे। अगर होलसेल और रिटेल सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा अगर लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि टैक्सेशन के मामला में भी हम मैनेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद अलीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 31 जुलाई को तेहरान में ईरान के सरकारी मेहमान और मशरिक़ वस्ता में ईरान की तहरीक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अहम इत्तेहादी हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की पुरस्रार मौत ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। ईरान ने हमले की जिम्मेदारी इसराइल पर डालते हुए फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया था, लेकिन असल सवाल ये था कि इसराइल ने तेहरान में ईरान के एलीट सिक्योरिटी इदारों की हिफाजत में मौजूद इस्माइल हनिया को कैसे निशाना बनाया, और वो भी ऐसे वक्त में जब ईरान के नौ मुंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी के सिलसिले में दर्जनों आलमी रहनुमा तेहरान में मौजूद थे। इब्तिदा में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसराइल ने मिसाइल हमला करके इस्माइल हनिया को कत्ल किया है, लेकिन बाद में ये रिपोर्ट भी सामने आई कि इसराइल ने यह कार्रवाई कई महीनों की प्लानिंग के बाद कमरे में खुफिया तौर पर छुपाए गए धमाका खेज मवाद के जरिए की थी। लेकिन इस सारे मामले के दौरान इसराइल सरकारी सतह पर चुप रहा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू समेत उनके कई वज़रा ने इस्माइल हनिया के कत्ल पर खुशी का इजहार तो किया, मगर उन्होंने इस कार्रवाई में इसराइल के मुलविस होने का इकरार कभी नहीं किया। लेकिन अब इसराइल की जानिब से सरकारी सतह पर इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली गई है। 23 दिसंबर को एक तकरीब से खिताब करते हुए इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल काट्ज़ ने यह तस्लीम किया कि उन्होंने तेहरान में इस्माइल हनिया को निशाना बनाया है, और अब जब इसराइल ने सरकारी सतह पर इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली है तो इस पूरी कार्रवाई से मुताल्लिक इसराइली मीडिया पर कुछ अहम तफसीलात भी रिपोर्ट होने लगी हैं, जिनमें इस वाक़े की मनसूबाबंदी से लेकर इस पर अमल दरामद की तफसीलात बताई गई हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली टीवी चैनल 12 ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें कहा गया है कि इसराइली हुक्काम ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद ही इस्माइल हनिया को निशाना बनाने का फैसला कर लिया था, और वो इसराइली इंटेलिजेंस की जानिब से तैयार की गई मुमकिना टारगेट्स की लिस्ट में सबसे ऊपर थे। लेकिन सिर्फ इस बात का फैसला बाकी था कि उन्हें निशाना कब बनाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हनिया कतर में रिहाइश पजीर थे, मगर उन्हें वहां निशाना बनाने से कतर की सालिसी में यरगमालियों की बाजियाबी से मुतालिक होने वाले मुज़ाकरात की कोशिशें सबूताज होने का खदशा था। इसलिए इस्माइल हनिया को मारने के मुमकिना मकामात तुर्की, रूस और ईरान हो सकते थे, क्योंकि इस्माइल हनिया इन तीन ममालिक में अक्सर जाते रहते थे। लेकिन इसराइल तुर्की में कार्रवाई की सूरत में तुर्क सदर तैयब अर्दोआन के सख्त रद्द अमल से खौफजदा था। इसी तरह वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को भी नाराज़ नहीं करना चाहता था। इस सारी सूरत हाल में इसराइल के लिए सबसे ज़्यादा मौजूद ऑप्शन ईरान बचता था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इस्माइल हनिया की जानिब से मुसलसल शुमाली तेहरान में वाक़ ईरानी पासदारान इनकलाब के गेस्ट हाउस में रिहाइश ने इस ऑपरेशन की मनसूबाबंदी को आसान बना दिया था। ताहम इस्माइल हनिया पासदारान इनकलाब के सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे और उनकी हिफाजत आला सिक्योरिटी टीम करती थी, और इस वजह से इस्माइल हनिया को मारने के लिए इसराइल को इंतहाई गहरी सतह की इन्फिल्ट्रेशन दरकार थी। चैनल 12 के मुताबिक गुज़िश्ता कई दहाइयों के दौरान इसराइल की जानिब से हमास के आला अहदेदारों को मारने की मुतादिद कार्रवाइयाँ तवक्कात के बरक्स रही हैं। इसी वजह से इसराइल के मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों ने हालिया वर्षों में कामयाबी के इम्कानात को बढ़ाने के लिए अपने कोऑपरेशन को बेहतर करने के लिए काम किया है। जबकि मुख्तलिफ गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर इसराइली मनसूबा यह था कि इस्माइल हनिया को तेहरान में साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन के दौरान निशाना बनाया जाए, जो 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए थे। ताहम इसराइल ने इस ऑपरेशन को इस खदशे के पेश नज़र मौखर कर दिया कि इसमें आम शहरियों की हलाकत हो सकती है। फिर इसराइल ने इस ऑपरेशन को मजीद 2 माह तक मौखर रखा, जब तक कि इस्माइल हनिया नए ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की हल्फ बर्दारी के लिए तेहरान वापस नहीं आए। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक एक तजवीज़ ये थी कि हल्फ बर्दारी की रात से पहले ही इस ऑपरेशन को शुरू किया जाए, लेकिन फिर फैसला किया गया कि तकरीब के बाद तक इंतजार किया जाए ताकि ईरान मजीद शर्मिंदा ना हो और हल्फ बर्दारी की तकरीब भी ख़राब ना हो। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि हल्फ बर्दारी की तकरीब से कुछ पहले इसराइली एजेंट्स ने गेस्ट हाउस में इस्माइल हनिया के बिस्तर के करीब इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी IED बॉम्ब नस्ब कर दिया था। ये IED इसराइल की मनसूबाबंदी से थोड़ा बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था कि इससे साथ वाले कमरों में मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचे। ताहम बॉम्ब में इतनी मिकदार में धमाका खेज मवाद मौजूद था जो इस्माइल हनिया को मौके पर मारने के लिए काफ़ी था। चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में इस मनसूबाबंदी से आगाह एक
खुफिया जरिए का हवाला देते हुए बताया कि मंसूबे के मुताबिक बॉम्ब के फटने से कुछ देर पहले इस्माइल हनिया के कमरे का AC यूनिट खराब हो गया था और वो उसे ठीक करवाने के लिए कमरे से बाहर चले गए थे। जब इस्माइल हनिया काफ़ी देर तक कमरे में वापस नहीं आए तो इसराइल को यह खदशा हो गया कि शायद उन्हें किसी दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है, जिससे यह पूरा ऑपरेशन नाकाम होने का खतरा था। लेकिन कुछ देर बाद AC ठीक कर दिया गया और इस्माइल हनिया अपने कमरे में वापस आ गए और तकरीबन रात के 1:30 बजे IED को डेटोनेट कर दिया गया, जिससे इस्माइल हनिया के कमरे की बैरूनी दीवार में एक बड़ा सुराख बन गया, जबकि इस धमाके से पूरा कंपाउंड हिल गया था। धमाके के चंद सेकंड्स के अंदर ही इमारत की फर्स्ट एड टीम कमरे में पहुंच गई, जहां उन्हें कुछ देर बाद ही इस्माइल हनिया की मौत का ऐलान करना पड़ा। चैनल 12 के मुताबिक इसके बाद इस्माइल हनिया के नाइब खलील हैया कमरे में पहुंचे और इस्माइल हनिया की खून आलूद लाश देखकर आपदीदा हो गए और घुटनों के बल गिर पड़े। चैनल 12 के मुताबिक जिन तज्जियाकारों ने उनसे बात की है, उनका कहना था कि यह ऑपरेशन इतना पेचीदा था कि इसराइली एजेंटों के लिए इसे अंजाम देना मुमकिन नहीं था और वजाहत की कि इसमें ईरानी शहरियों, पासदारान इनकलाब के अरकान या हमास के अहदेदारों का मुलविस होना ज़रूरी था। इसलिए हमास और ईरानी हुक्काम ने यकीनी तौर पर इन तीनों ऑप्शंस की तफ्तीश की होगी। ईरान के लिए सूरत हाल बड़ी शर्मिंदगी का बाइस थी और इस दौरान उसकी सफ़ों में खौफ और घबराहट छा गई थी। इसलिए पासदारान इनकलाब के अल-कुद्स फोर्स के सरबरा इस्माइल क़ाआनी कई हफ्तों तक मंजर आम से गायब रहे, क्योंकि ईरान ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो मजीद मुमकिन इसराइली हमलों और ख़तरात से कितना ज़्यादा मुतासर हो चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन के चंद घंटे बाद इस्माइल क़ाआनी ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को खुद फ़ोन करके बताया कि इस्माइल हनिया इसराइल के मिसाइल हमले में मारे गए हैं। फिर खामनाई ने इसराइल के खिलाफ फ़ौरन जवाबी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सुप्रीम लीडर को भेजा गया पैगाम पासदारान इनकलाब के लिए मजीद शर्मिंदगी का सबब बन गया, क्योंकि जो लोग इस्माइल हनिया के कमरे का मुआयना कर रहे थे उन्हें यह समझ आ गया कि इस्माइल हनिया की मौत किसी मिसाइल हमले की वजह से नहीं हुई थी। इसके बाद जवाबी ऑपरेशन को मौखर कर दिया गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई से ज़्यादा इस बात की तहकीकात को तरजीह दी कि आया उसकी क़यादत किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। इस्माइल हनिया की मौत की तफसीलात इंतहाई हैरानकुन और तशवीशनाक हैं, लेकिन हमास ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। तुर्की की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक हमास ने चैनल 12 पर नशर होने वाले इसराइली दावों को झूठ की एक सीरीज़ करार देते हुए कहा है कि हमास और ईरानी सिक्योरिटी एजेंसियों की तहकीकात के मुताबिक इस्माइल हनिया को एक गाइडेड मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया था, जिसमें 7.5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद था, जो बराह रास्त उनके मोबाइल फ़ोन को निशाना बनाकर दागा गया था। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।